हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो जैसा कि बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण। इसमें हम 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें अम्ल क्षार को पढ़ चुके हैं। जो कल हमारी क्लास थी वो थी हमारी अम्ल क्षार में समानताएं, ठीक है ना, उनमें क्या क्या सिमिलरिटियां। और इसके बाद देखा था हमने पीएच स्केल को, ठीक है। तो आज जो अगला हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं वो मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो पदार्थ है उनके पीएच मान डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है, ठीक है। फिर एक कुछ ये स्रोत पूछे जाते हैं और इसके बाद पूछा जाता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मान लो मैं अगली स्लाइड में और टॉपिक आगे के कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है या फिर आपके अब तो ऑब्जेक्टिव आने लगा है ना, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्ट पूछ ले जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 4 ऑप्शन में अलग अलग वो ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए नींबू का, शुद्ध जल का, मानव रक्त का, जो जो हमारी बुक में दे रखा है ना उससे आगे का नहीं आएगा, मैं उससे ज्यादा भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, ठीक है, एक एक वन बाई वन देखते चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, ठीक है ना। जैसे कि पहला पदार्थ लिया हमने जठर रस, ठीक है। जठर रस कहाँ पाया जाता है बच्चों? अमस के, ठीक है, अमस में पाया जाता है ये। तो देखो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। कितना होता है बच्चों? 1.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2। शुद्ध जल का, इसको आशुद्ध जल भी बोलते हैं, आशुद्ध जल, ठीक है ना, याद रखना आशुद्ध जल। तो इसका मान कितना होता है बच्चों? 7, ठीक है। मानव रक्त का 7.4, हल्का क्षारीय नमकीन, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 का इसका पीएच मान होता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10, ठीक है। दूधिया कलर होता है इसका, ठीक है बच्चों। फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसका होता है 14, ठीक है। फिर लार, लार का दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। लार खाने से पहले, ठीक है ना, मतलब जो खाना खाने से पहले वाले पीएच मान और खाना खाने के बाद का पीएच मान दोनों अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमारी बुक में भी दे रखा है, देखना आप, ठीक है। तो लार खाना खाने से पहले इसका मान होता है बच्चों जो रक्त का 7.4, और लार का जो खाना खाने के बाद पीएच मान होता है वो होता है 4.8। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है ना। जैसा एग्जाम में पूछे वैसा ही आंसर देना है हमें, ठीक है। गाजर के रस का 4, ठीक है। कॉफी का 5, ठीक है। टमाटर के रस का 4.1। ये सारे के सारे कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण जो पीएच मान है पदार्थों के वो हम लेके आए, ठीक है, जो कि हमें बुक में दे रखे। इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको एक्स्ट्रा में लेके आया हूं, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा, मतलब कि वो डायरेक्टली पूछेगा निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो वो पूछेगा डायरेक्टली कि निम्न में जैसे इमली का, संतरा का, इमली, टमाटर, दही, चींटी का डंक, नेटल का पाता, ETC बहुत सारे हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली पूछेगा निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, ये तो क्या है प्राकृतिक स्रोत, और ये इधर क्या है अम्ल का नाम, ठीक है। तो जैसे कि सिरका, अब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन ये आएगा। तो एसिटिक अम्ल सिरके में, नींबू और संतरा दोनों में एक ही होता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो देखते चलना, आप बताता चल रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए सिरके में कौन सा बच्चों? सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल, ठीक है। संतरा या नींबू में है हमारा सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में दही आ जाए या फिर खट्टा दूध आए, बात एक ही है बच्चों ना, दही लिखा है या फिर खट्टा दूध भी कहे ना तब भी एक ही बात होती है, ठीक। उसमें कौन सा होगा बच्चों? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में और नेटल के पादप में, इन दोनों में एक ही होता है, कौन सा? मेथिओनिक अम्ल। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। अगर मान लो ये भी आ जाए, लिख देता हूं मैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है? कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथिओनिक अम्ल, ठीक है। दोनों एक ही होते हैं, मेथिओनिक बोलो या फॉर्मिक, बात एक ही है, ठीक है। ये लो, नेटल के पादप में भी मेथिओनिक अम्ल होगा, ठीक है। फिर है सेब, एप्पल, एप्पल में पाया जाता है बच्चों मैलिक अम्ल, ठीक है। आंसू, ठीक है, आंसू में कौन सा बच्चों? सियोलिक अम्ल। ये हमारी बुक में तो नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया आपको, ठीक है, जो कि कंपटीशन लेवल तक आपको काम आएंगे। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। देखो ये जो मुख्य स्रोत है बच्चों, और ये क्या है? अम्लों के नाम। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में या नेटल के पादप में, सेब में, आंसू में, ETC में, मतलब कि वो डायरेक्टली पूछेगा निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको एक 1 बाय 1 सारे याद रखने, ठीक है। एक बार पुनः दोहरा देता हूं मैं, ठीक है। देखो सिरका, ठीक है, एसिडिक अम्ल पाया जा रहा है। संतरा नींबू दोनों एक ही है, ठीक है, मतलब संतरा में या नींबू में पूछे दोनों में एक ही अम्ल होता है बच्चों, वो कौन सा? सिट्रिक अम्ल है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, इंपोर्टेंट है, इमली का पूछा गया पुराने एग्जाम में, ठीक है। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, दही या खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल,
चींटी का डंक, ये भी पूछा गया, ठीक है। चींटी डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और मेटल का पादप, दोनों में एक ही होता है बेटा, मेथिनोइक अम्ल, और इसमें भी मेथिनोइक अम्ल, ठीक है। सेब में, एप्पल में मैलिक अम्ल, आंसू में सियोलिक अम्ल, और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब पीएच मान, जो पीएच है वो हमें कहाँ कहाँ यूज आता, काम में आता है, ठीक है, वो हमारा टॉपिक है अगला, ठीक है। तो देखते हैं हम 1 बाय 1, ठीक है। देखना, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का अत्यंत महत्व है, ठीक है ना। बहुत सारी जगह हमें पीएच काम आता है, देखो कैसे आता है, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखना, पहला उदाहरण देखो, हमारा शरीर जो है, हमारी पूरी बॉडी 7.0 से 7.8, कितना 7 पॉइंट, मतलब 7 से लेकर के 7.8 पीएच मान तक क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी जो एक्टिविटियां हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ईटीसी, जो किस पीएच पे काम करती है बच्चों, 7 से लेकर के 7.8 पीएच के मान तक काम करती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये कम ज्यादा होगा तो हमारी जो एक्टिविटी है शरीर की, ठीक है, तो वो क्या होंगी, प्रभावित होंगी, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो वर्षा जल होता है, ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। अगर मान लो इस मान से पीएच मान कम हो जाता है उस बारिश का, तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, हानिकारक होती है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारा जो ताजमहल है उसका रंग फीका पड़ रहा है, उसका रीजन भी यही है, अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। ये मतलब कि जो हमारे जो कृषि करने वाले खेत होते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होती है, तो याद रखना 3-4 पॉइंट है। तो अम्लीय वर्षा कैसे कहेंगे, जब पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों का, इसका बारिश का 5.6 से कम हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला देखना, एक आता है, ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से पूछा जा सकता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उपयोग के रूप में यहाँ से इनको भी बता चलूंगा, क्वेश्चन जो एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे, वो भी आ सकते हैं। अगला है हमारा, देखो, मुंह के पीएच का मान 5.5 होता है, ठीक है, कितना होता है, 5.5। अगर मान लो इससे कम हमारे मुख का पीएच मान कम हो जाएगा, तो देखो क्या होता है, मैं बताते चलूंगा आपको। कम होने पर दांतों का इनेमल, ठीक है ना, ये जो इनेमल भाग है, ये जबड़ा जिसे बोला जाता है, ये वाला, ठीक है ना, इसको, और ये हमारी पूरे संपूर्ण शरीर का सबसे कठोर भाग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। तो 5.5 से कम होने पर दांतों का एनिमल संचारित, मतलब कि क्षय होने लगता है, ठीक है। तो दांतों का एनिमल किससे बना रहता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। ये जल में नहीं घुलता है, किसमें, जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से जब कम होने लगता है, ठीक है, मुंह के पीएच का मान जब 5 कम होने लगेगा, तो इसका क्षरण होने लगता है, किसका, इस पदार्थ का। तो क्षरण होगा तो हमारा क्या होने लगता, दंत क्षय, मतलब कि दांत झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इसका क्षरण होने लगता है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दंत क्षय कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर मान लो क्वेश्चन पूछे दंत क्षय कैसे कहते हैं, तो आपको ये आंसर देना, अम्लीय वर्षा पूछे तब ये आंसर देना, ठीक है ना, याद रखना। फिर अगला है हमारा मधुमक्खी डंक वाला, ठीक है ना। ये सारे हम पीएच का महत्व या उपयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी के डंक हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ता है, उसका नाम है बच्चों मेथिओनिक अम्ल, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, छोड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन ईटीसी महसूस होती है। 2 बार लिख दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। अगर मान लो जलन और दर्द का अनुभव हो रहा है, तो हम देखो, आपने उदासीनकरण अभिक्रिया पढ़ी है, उदासीनकरण अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल बनता है, तो वो यहाँ काम आने वाला, देखो कैसे। देखो, मधुमक्खी का डंक हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ा, मेथिओनिक अम्ल, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। तो जब हम डंक वाले भाग पर, ठीक है, बेकिंग सोडा NaCO3, ये इसका सूत्र होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इनको, ठीक है, जैसे क्षार का उपयोग करते हैं तो हमें आराम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि देखो ये क्या है, मधुमक्खी द्वारा छोड़े गया जो डंक में जो क्या है, एक अम्ल है। अगर अम्ल की मात्रा बढ़ी तो क्या हो रहा, जलन दर्द ईटीसी हो रहा। जब हम उस, जैसे कि सपोज दैट यहाँ उसने डंक मारा है, ठीक है, तो इस जगह पर हम क्षार लगा देंगे, ठीक है, मतलब बेकिंग सोडा, मतलब वो क्या है, क्षार है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हमने उदासीनकरण अभिक्रिया पढ़ा जैसा कि, तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण में जल बनाएंगे, तो मतलब कि उसका असर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और हमें दर्द से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे का जो टॉपिक है ना, अब हम अगली स्लाइड में शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों।